Assalamu alaikum viewers. This is Tanishwar Zai. You're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट फ्यू डेज से। लास्ट टॉपिक आज का जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। और डॉपलर इफेक्ट है क्या है, कैसे हम इसको यूज करके समंदर की डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम प्लेन की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि इस वक्त प्लेन कहाँ पे है, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई स्टार जो है वो हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है या हमारी ज़मीन से अवे जा रहा है। आर्मी वाले जो हैं वो कैसे अपनी कम्युनिकेशन करते हैं वाया रडार सिस्टम। तो ये सारे जो फिनोमेना मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इन सभी में डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं की, यहाँ पे मैंने जनरल सा आपको ओवरव्यू दिया। पहले हम ये थीम समझेंगे, फिर हम इसके जो केसेस हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले देखिए डॉपलर इफेक्ट है क्या है। इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी एग्जांपल देखिए। आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए हो, वहाँ पे आप वेट कर रहे हो, ट्रेन अभी आई नहीं है, ट्रेन आने वाली है। जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आती है तो वो हॉर्न ब्लो करती है, वो विसल बजाती है। तो वो हॉर्न आपको जब वो काफ़ी दूर होती है तो मध्यम से सुनाई देता है, जब वो करीब आना शुरू हो जाती है तो वही हॉर्न आपको ज़्यादा ऊंचा सुनाई दे रहा होता है। या दूसरी एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप कभी रोड पर जा रहे हैं या पीछे से कोई अचानक से गाड़ी आती है, आपको हॉर्न देती है तो बहुत लाउड, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ऊंचा सुनाई देता है। और इसको दूसरी तरफ से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप रोड पे जा रहे थे, गाड़ी ने आपको ओवरटेक किया, उसने आपको हॉर्न दिया और आगे जाके उसने अगर दोबारा से बेल बजाई है तो वही हॉर्न आपको थोड़ा सा जो है मध्यम सुनाई देगा, थोड़ा सा जो है वो स्लो सुनाई देगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो आपको गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो आपको जो हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है वो आपको ऊंची सुनाई दे रही है, लेकिन जब आपसे अवे मूव कर रही है तो आपको वो स्लो सुनाई दे रही है। तो इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं और इसी को हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है। तो डॉपलर इफेक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में आपने दो चीजें याद रखनी है जी, एक रिलेटिव मोशन क्या होती है और दूसरी बात एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। रिलेटिव मोशन होती है सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, जिसकी वजह से बॉडी की जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है, रियल फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। कहते हैं कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, जब भी रिलेटिव मोशन होगी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान। जब भी रिलेटिव मोशन होगी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, इस रिलेटिव मोशन की वजह से एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विल चेंज। और जब ये चेंज आएगा, इस चेंज का आना एपरेंट फ्रीक्वेंसी में, इस चेंज के आने को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें डेफिनेशन में जो की पॉइंट है, नंबर 1 रिलेटिव मोशन, नंबर 2 सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, नंबर 3 इज दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, रियल फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। ये बात याद रखिएगा। आगे इसकी एग्जांपल की तरफ, वही ट्रेन कमिंग टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो आई है, उसने हॉर्न बजाया है तो आपको जो आवाज सुनाई दी है बड़ी लाउड सुनाई दी है। लेकिन अगर वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को लीव कर रही होती है, वो हॉर्न बजाए तो आपको वही हॉर्न जो है वो मध्यम से सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही कुछ केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। अ ट्रेन कमिंग टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट प्लेटफॉर्म, पिच ऑफ द व्हिसल ऑफ इंजन इंक्रीजेस। जब आप खड़े हुए वहीं पे और आपकी तरफ ट्रेन आ रही है तो आपको जो आवाज सुनाई देगी उस हॉर्न की वो ज्यादा सुनाई देगी। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमने आज डॉपलर इफेक्ट में देखना है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम तीन केसेस स्टडी करेंगे। उसमें हम क्या लेंगे? एक लेंगे हम लोग सोर्स और दूसरा लेंगे हम लोग ऑब्जर्वर। एक केस में हम सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को रेस्ट में रखेंगे, दूसरे केस में हम सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ मूव करवा देंगे, तीसरे केस में हम सोर्स को ऑब्जर्वर से अवे मूव करा देंगे। ये तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे और यही आपकी जो केसेस जो हैं वो आपकी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। तो सबसे पहले देखिए केस नंबर 1 है। इस केस में मेरे पास ये जो सोर्स है वो भी रेस्ट पे है और ये जो ऑब्जर्वर है, जो बंदा इसको खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी रेस्ट पे, यानी कि दोनों ही रेस्ट पे हैं। अब होता क्या है, ये गाड़ी हॉर्न बजाती है, तो एक हॉर्न बजाने के वक्त एक सेकंड में इस गाड़ी के हॉर्न से
50 वेव्स निकलती हैं, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी कह दिया। फ्रीक्वेंसी कह दी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, कितना टाइम में कितनी वेव्स निकल रही है, यूनिट टाइम में कितनी वेव्स निकल रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये गाड़ी हॉर्न बजाती है और हॉर्न के बजने से इस गाड़ी से 1 सेकंड में 50 वेव्स निकलती हैं, और इस ऑब्जर्वर को जो कि रेस्ट पे है इसको भी 50 ही वेव्स सुनाई देती हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इन वेव्स की थी वही फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को भी सुनाई दी। यहाँ पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। आप कह सकते हैं कि अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस थी तो जो इसको सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बराबर होगी। क्यों? क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया। चेंज ना आने की वजह क्या हुई है? यहाँ पे चेंज ना आने की वजह ये हुई है कि यहाँ पे दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुई। पर हमने डेफिनेशन में कहा था कि पहली कंडीशन ही क्या थी? रिलेटिव मोशन होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो ये सोर्स भी रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, दोनों के रेस्ट पे होने की वजह से यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुई। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हुई तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। अगर चेंज आता तो हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, चेंज ना आए तो फिर हम डॉपलर इफेक्ट नहीं कहेंगे। आगे केस नंबर 2, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में डॉपलर इफेक्ट होता है, वहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें, एक गाड़ी है हमारे पास, ये गाड़ी मूव कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि दिस सोर्स इज अप्रोचिंग ऑब्जर्वर, यानी कि मोशन जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ। अब क्या होगा? वही गाड़ी, अब अगर इस गाड़ी का हॉर्न बजाया जाए तो ये गाड़ी हॉर्न बजाती है तो 1 सेकंड में 60 वेव्स निकालती है। यानी कि इस गाड़ी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी? 60 है। आप इसको कहते हैं कि दूसरा केस है तो ये एफ ऑफ बी कहते हैं। चलें, ठीक है जी। 1 सेकंड में इस गाड़ी से 60 वेव्स निकल रही है, लेकिन होता क्या है, इस ऑब्जर्वर को जो कि रेस्ट पे है, क्योंकि ये गाड़ी इसकी तरफ मूव कर रही है, इसको 60 वेव्स नहीं बल्कि ज्यादा वेव इसको सुनाई देती है। यानी कि इसको जो सुनाई देती है आवाज वो ज्यादा ऊंची आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही है, आप रोड पे खड़े हुए हैं और आपकी तरफ गाड़ी आ रही है और वो आपको हॉर्न बजा रही है तो आपको हॉर्न की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी। वो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली होगा क्या, जब ये गाड़ी जो है ये इधर से गाड़ी इसको अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को और हॉर्न बजाती जा रही है, तो इस ऑब्जर्वर को उस सोर्स से मौसूल होने वाली जो वेव्स हैं वो 60 नहीं होगी, अब वो ज्यादा होगी। क्यों होगी? ये भी तो डॉपलर इफेक्ट है। तो हमने कहा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी किससे? 60 से। दूसरे अल्फाज में इस ऑब्जर्वर को जो जितनी वेव्स मिलेंगी वो 60 से ज्यादा होंगी, और यही तो हमने कहा था कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। तो यही मैंने लिखा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, पिच इंक्रीज हो जाएगी, श्रिलनेस, आपको आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई देगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब सोर्स ने ऑब्जर्वर की तरफ मूव किया तो ये केस होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि अब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है लेकिन सोर्स जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से अवे। ठीक है, इस केस में क्या होगा? अब अगर ये गाड़ी हॉर्न बजाती है तो ये गाड़ी हॉर्न तो बजाएगी, लेकिन इस हॉर्न को बजाने के बाद अब जब ये इससे दूर जाती जा रही है तो इसको अगर 1 सेकंड में इसने 60 वेव्स एमिट की हैं तो इसको 1 सेकंड में 60 वेव्स रिसीव नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि गाड़ी इस ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रही है, और अगर ऐसा होगा तो इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इस गाड़ी के हॉर्न से जो वेव निकली है वो 60 निकली है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को 60 वेव सुनाई नहीं दी। अगर 60 वेव सुनाई नहीं दी तो इस केस में क्या होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, श्रिलनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और पिच भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हम अपने डेरिवेशन, ये तीनों ही केसेस होंगे, हम तीनों ही केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस देखने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास जो सोर्स है वो रेस्ट पे होगा, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा होगा। इस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। तो इसको समझने से पहले हम केस की तरफ आते हैं। केस है कि केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, यानी कि ये जो आपका ऑब्जर्वर होगा ये मूव करेगा इस सोर्स की तरफ जो कि रेस्ट पे है। तो
स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लाइन लिखी है, इन दिस केस एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। ये बेटे आपकी बुक में ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन यही मेन चीज है जो आप लोगों को कंफ्यूज करती है। आप लिख लीजिएगा, हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज दो चीजों की वजह से आ सकते हैं। देखें, F इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। इसका मतलब है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है या तो स्पीड ऑफ साउंड की वजह से या फिर वेवलेंथ की वजह से। पहले दो केसेस जो हैं जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या सोर्स से अवे मूव कर रहा है, उस केस में स्पीड में चेंज आता है। ये लैम्डा जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। और अगर ये कांस्टेंट रहता है तो अगर स्पीड ज्यादा हुई तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरे दो केसेस में, पहले और दूसरे केसेस में स्पीड के चेंज होने से एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ये बात लिख लीजिए आपकी बुक पे, क्योंकि आप ये भूल जाएंगे। नंबर 2, दूसरे, तीसरा और जो चौथा केस है, उस केस में हमारे पास V जो है वो कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट रहता है और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। बेटा लिख लीजिएगा, इन फर्स्ट एंड सेकंड केस, फर्स्ट और सेकंड केस में हमारे पास स्पीड का चेंज होने से आया, और थर्ड और फोर्थ में हमारे पास वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। अब देखते हैं, हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स, इससे साउंड पैदा हो रही है और उसकी साउंड की कुछ वेव बनेगी और उस वेव की कुछ स्पीड होगी, वो मैंने कह दिया कि वो स्पीड v है। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उस स्पीड को हमने कह दिया कि ये u0 है, यानी कि ऑब्जर्वर की स्पीड है। देखिएगा, अब इस सोर्स से साउंड वेव निकल रही हैं जिनकी स्पीड है v। हम सपोज कर लेते हैं कि इस सोर्स से जो वेव निकली है वो ये वाली निकली है, 1 2 3 जितनी मर्जी निकल रही हो, हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है सिंपल। तो इस सोर्स से जो वेव निकली उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, उसकी स्पीड थी v। अब अगर मैं इस वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। हम सिंपल सा जो हम रिलेशन जो है लिखते हैं, रिलेशन क्या है हमारे पास कि v इक्वल टू f लैम्डा, स्पीड ऑफ साउंड की, ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। यहां से देखें, इस सोर्स से वेव निकली जिसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, जिसकी स्पीड थी v, और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा आ जाएगा, जो कि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने रिलेट करना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ये जो ऑब्जर्वर है, जब ये इस सोर्स की तरफ मूव करेगा तो इसको, एक तो इसकी वेलोसिटी अपनी है और दूसरी स्पीड ऑफ साउंड है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब इस ऑब्जर्वर को इस सोर्स से निकलने वाली जो साउंड है वो ज्यादा सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, और वेलोसिटी दो हो गई है, एक इसकी वेलोसिटी और एक इसकी वेलोसिटी, स्पीड जिसको हम कह रहे हैं, तो दोनों वेलोसिटीज मिल जाएंगी तो u प्लस w v हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वेव्स ऑफ सोर्स। ये जो सोर्स है इसकी जो स्पीड है उसको मैंने v से लिखा, ये जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड को मैंने u0 से लिखा, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव स्पीड बन रही है उसको मैंने लिखा रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर दैट इज इक्वल टू v प्लस u0। अब v प्लस u0 का मतलब है कि स्पीड ज्यादा हुई है। अगर स्पीड ज्यादा हुई है तो इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी वेव्स की, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अब तो यही मैंने लिखा कि f, अगर मैं इस केस में ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो हम निकाल सकते हैं f इज इक्वल टू v प्लस u0 अपॉन लैम्डा। ये v प्लस u0 क्यों आया? क्योंकि अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जो कि बन रही है v प्लस u0। अब लैम्डा, क्या लैम्डा चेंज हुआ है? लैम्डा में चेंज नहीं आया, यही तो हमने पहले बताया था कि लैम्डा कांस्टेंट है। किस में चेंज आया? चेंज आया स्पीड में, और स्पीड में चेंज आने की वजह से एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है।
यही सवाल था। तो हमारे पास ये जो चेंज आ गया इसको हम एफ ऑफ ए कहेंगे, क्योंकि पहला केस आपकी बुक में एफ ऑफ ए लिखा हुआ तो मैंने भी एफ ऑफ ए लिख दिया। आप अपनी मर्जी से भी नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये वाला जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट इसी को तो कहते थे। हुआ क्या, हुआ कुछ ये कि देखें अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई। क्यों? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में खाली v था, यहाँ पे v प्लस u नॉट है, और जितना ये स्पीड ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने यही लिखा कि f ऑफ a इज इक्वल टू v प्लस u नॉट। अब ये लैम्डा है, ये लैम्डा मैं यहाँ से अगर निकालूं तो इस इक्वेशन से इसको रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f आ जाएगा। अब ये वाला जो लैम्डा है इसको यहाँ पे रिप्लेस किया तो f ऑफ a इज इक्वल टू v प्लस u नॉट अपॉन v बाय f, ठीक है, और ये f ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब अगर आप देखें तो ये f ऑफ a जो है ये ग्रेटर है इस वाले f से। ये f कौन सा है? ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और ये f ऑफ a क्या है? ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। ये जो इस ऑब्जर्वर को आवाज सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी, और इसी को हम कहते हैं कि f ऑफ a इज ग्रेटर देन f। और इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर इज इंक्रीज्ड। इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी, और यही तो डॉपलर इफेक्ट है। इसका उल्ट क्या हो सकता है? सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। ये ऑब्जर्वर पहले इधर मूव कर रहा था, अब अगर ये ऑब्जर्वर इधर मूव करना शुरू कर दे, इधर मूव करना शुरू कर दे तो क्या होगा? इधर भी मूव करेगा तो विद वेलोसिटी u नॉट ही मूव करेगा ना। अब पहले जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बन रही थी v प्लस u नॉट। अब अगर वो अवे मूव करेगा, अगर ऑब्जर्वर जो है वो इस सोर्स से दूर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो भी v नॉट रहेगी, लेकिन हो क्या जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u नॉट हो जाएगी। पहले प्लस थी अब माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है जो रिजल्ट आपने पहले निकाला था वही रहेगा, लेकिन उसमें चेंज क्या आएगा? उसमें प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अब अगर आप इसको सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहां पे प्लस आया था बस वहां पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या? अब उस केस में क्या होगा? उस केस में f ऑफ b उसको हम कहेंगे वो कम हो जाएगा रियल फ्रीक्वेंसी से, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है जी। तो दो केस थे हमारे पास जिसमें हमारे पास स्पीड के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता था। दोनों देख लिए हम लोगों ने। पहले में सोर्स मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था सोर्स की तरफ, दूसरे में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो प्लस आ जाएगा। तो यही आपकी b वाला जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा वो बनेगा v माइनस u नॉट अपॉन v इंटू f, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो f ऑफ b माइनस a। इसका मतलब है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। इस केस में इंक्रीज हुई थी तो इस केस में डिक्रीज हो जाएगी। ये दो केसेस थे। इसके बाद अगले दो केसेस हैं। उन दो केसेस में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, वो भी देख लेते हैं। आज केस नंबर 3 है हमारे पास। इससे हमारे पास जो सोर्स है अगर वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे तो क्या होता है। इस पे एक बात याद रखिएगा, व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, व्हेन सोर्स मूव्स वेवलेंथ चेंजेस। जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ में चेंज आता है, स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आता। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ के चेंज होने से हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेंस है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए जरा, इस केस में क्योंकि हमारे पास v जो है वो कांस्टेंट रहेगी तो हमने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर वो v है और ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए, इसको आप ऐसे विजुलाइज कर लें, हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स एक वेवलेंथ एमिट करता है। सपोज करें कि एक हॉर्न है, वो हॉर्न जब बजता है तो उससे वेव निकलेंगी, साउंड वेव निकलेंगी और वो आगे की तरफ चली जाएंगी। सोर्स तो वहीं पे रहेगा ना, वेव्स आगे गई है, सोर्स वहीं पे है। अब जब ये सोर्स जो है यहां से वेव एमिट करेगा तो वेव टाइम इंटरवल t के बाद, हमने s इज इक्वल टू vt इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस पढ़ी हुई है, t टाइम इंटरवल के बाद वो वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, vt के इक्वल, यानी कि
ये एक हॉर्न था, सपोज करें मेरे हाथ जो है वो एक हॉर्न है, यहाँ से वो हॉर्न को आप जब बजाते हैं तो आपसे वे साउंड वेव निकलेंगे और वेव ऐसे करके आगे मूव करेगी और एक टाइम पीरियड के बाद वो वेव जो है वो एक वेवलेंथ कंप्लीट कर लेगी, यानी कि यहाँ से वेव निकली और एक टाइम पीरियड टी के बाद वो वेव यहाँ पे पहुंच जाती है और इस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एस इज इक्वल टू वी टी, यानी कि वी टी के इक्वल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब हमने कहा कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। अब जब सोर्स मूव कर रहा है तो अब ये पहले इसने यहाँ पे खड़े होकर जब वेव एमिट की तो यहाँ से वो वेव यहाँ पे पहुंच गई और इतने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब सोर्स भी मूव कर रहा है, जब सोर्स मूव करेगा तो सोर्स मूव करते हुए सपोज करें वो इस पॉइंट पे आ गया, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो अब जो सेकंड वेव है वो कहां से एमिट करेगा, वो यहां से एमिट करेगा। पहली वेव उसने यहाँ पे खड़े होकर एमिट की, वो यहाँ पे आ गई, जब वो यहाँ दूसरी वेव जो यहाँ पे एमिट कर रहा है वो ये देखें ये दूसरी वाली वेव आ रही है। अब इन दोनों वेव के दरमियान हमारे पास कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर हम देखना चाहें कि इस सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस चेक कीजिए, ये वाला जो कि इक्वल है v ऑफ s इनटू t, u ऑफ s इनटू t, यानी कि जो सोर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें कि us ऑफ t क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोर्स, इस सोर्स ने यहां से यहां तक आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अब ये लैम्डा e क्या है, लैम्डा e का मतलब है इफेक्टिव वेवलेंथ कितनी है। जो पहली वेव इस सोर्स ने एमिट की थी वो यहां तक आई थी और उसने vt डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जो दूसरी वेव जो यहां पे आके उसने एमिट की है इस दौरान सोर्स ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम इफेक्टिव वेव निकालना चाहते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव। एक वेव w1 है और दूसरी हमारे पास w2 है, तो जो w2 है वो यहां पे आके एमिट हुई है, तो हमारे पास देखें vt ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस us ऑफ t, दिस वन माइनस दिस वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ फॉर बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो मैंने यही लिखा कि लैम्डा इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया, ये वाला डिस्टेंस vt माइनस us ऑफ t आ गया। अब हम अगर यहाँ से t को कॉमन ले लें तो v माइनस us आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, इनवर्स होता है, तो हमने यहाँ पे t की जगह पे 1/f रिप्लेस कर दिया। क्यों f ऑफ s क्यों रखा, क्योंकि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो इफेक्टिव वेवलेंथ है ये v माइनस u ऑफ s अपॉन f ऑफ s आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इस ऑब्जर्वर को सुनने को मिलेगी, तो वो मुझे चाहिए। उसके लिए मैं जो थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूं तो मैं इसको कह दूंगा जी f ऑफ c कह दूंगा। अब f ऑफ c किसके इक्वल है, v बाय लैम्डा e, इफेक्टिव वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ, जो इस ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान बनी है, वो क्या बनी है, लैम्डा e। वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v माइनस u ऑफ s बाय f ऑफ s। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा e की वैल्यू पुट की, ये वाली, तो v माइनस u ऑफ s इंटू f ऑफ s, ये f ऑफ s बटे में बटा है, उल्ट हो जाएगा, वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f ऑफ s आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए, आपको डिनोमिनेटर में बटे में आपको कोई चीज नेगेटिव होती नजर आ रही है। मतलब क्या है, अगर कोई चीज माइनस होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन छोटी हो जाएगी, तो फिर f ऑफ c क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अंडरस्टूड सी बात है, यही हमने पहले कहा था कि v तो चेंज नहीं होगा, अगर वेवलेंथ छोटी हुई तो फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये हमें समझ भी आ रहा है, आप अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं और उधर से आपकी तरफ गाड़ी आ रही है, वो आपको हॉर्न बजाती है आपकी तरफ, तो आपको उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, और ये वही केस बन रहा है। और यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है कि v माइनस u ऑफ s, चूंकि v स्पीड ऑफ साउंड में से कुछ माइनस हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, जब ये डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाएगा तो f ऑफ c ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब है अब इस ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी f ऑफ c वो ग्रेटर होगी किससे, f ऑफ s से, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी उससे। ठीक है, और यही मैंने लिखा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हेard बाय ऑब्जर्वर इंक्रीजेस। इसका चौथा केस क्या हो सकता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। देखें, इस केस में सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था, तो हमारे पास v माइनस u ऑफ s आया। अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा तो v माइनस u ऑफ s की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ केस है तो उसको हम लिखेंगे v माइनस v प्लस u ऑफ s इंटू f ऑफ s। अब देखें, इस केस में माइनस हो रहा था तो ये फैक्टर कम हो रहा था, अब ये प्लस हो रहा था, ये फैक्टर ज्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी,
जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। उस केस में आप लिखेंगे कि जी एफ ऑफ डी इज लेस देन एफ ऑफ एफ, और यही आपका रिजल्ट भी होगा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, या जो ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट। दो बातें रिपीट कर देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट रिलेटिव मोशन की वजह से होता है और एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, रियल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। पहले दो केसेस में स्पीड ऑफ साउंड के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। दूसरे केसेस में जब सोर्स मूव करते हैं तो वेवलेंथ के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ये बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कल हम इंशाल्लाह इसके जो हैं वो एप्लीकेशन देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी